बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के हवाले से, वो है एक्चुअल स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसके स्टेटस को डिस्कस करने के लिए मैंने 6 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन वो हैं जो पास पेपर्स में पूछे गए हैं मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन जो प्रोबेबल बन सकते हैं वो मैंने फार्मूलेट किए हैं। पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वो रेलिवेंट जजमेंट्स ऑफ दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आपके सामने रखूंगा, और फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस तरह से एक कंप्रीहेंसिव एग्जॉस्टिव डिस्कशन आज हम इस पर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो इस पर फॉर्मुलेट हो सकता है वो व्हाट इज द रियल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 2A। दूसरा क्वेश्चन, इज प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। नंबर 3, कैन एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी स्ट्रक डाउन on the basis of its being repugnant to any provision of the preamble. Number 4 है, are all laws enacted under the constitution also liable to be challenged in any court on the ground that they are hit by article 2A. Number 5 है, objective resolution has been made a substantive part of constitution through article 2A. What is its effect? Discuss with reference to the preamble and article 2 of constitution. Dear fellows, इस को डिस्कस करने के लिए टॉपिक को हम जो लॉज डिस्कस करेंगे वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आप जॉट डाउन कर दें और इन द टाइम ऑफ नीड आपके काम आ सकें। पहला हम केस डिस्कस करेंगे आसमा जिलानी केस। दूसरा ज़ियाउर रहमान वर्सेस द स्टेट PLD 1972 लाहौर पेज 382। उसके बाद स्टेट वर्सेस ज़ियाउर रहमान PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 49। और उसके बाद हाकिम खां केस PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज 595। और इसके बाद कनीज़ फातिमा केस रिपोर्टेड एज PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 901। डियर फेलोस, अब इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने से पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप मैं आपको देना चाहता हूं इस प्रीएम्बल के हवाले से। डियर फेलोस, जब पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया तो पाकिस्तान ने 1947 का एक एक्ट सर्टन मॉडिफिकेशन के साथ 1935 का जो इंडियन एक्ट था उसको मॉडिफाई करते हुए अडॉप्ट कर लिया, और उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसको 2 टास्क असाइन किए गए, एक लेजिस्लेशन ऑफ लॉज और दूसरा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये बेसिकली इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह हुई थी कि जब 1946 के अंदर ये डिटरमिन करने के लिए कि एज टू वेदर मुस्लिम लीग इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और नॉट, वो जो इलेक्शन हुए थे और उसमें वो जो लोग मुस्लिम लीग के और कांग्रेस की सीटों पर मुंतखब हुए थे और लेटर जो पार्ट जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, और उन डिस्ट्रिक्ट में जो लोग मुंतखब हुए थे उन्हीं को इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा बना लिया गया। इनिशियली ये लोग 59 थे, लेकिन उसके बाद जब तुर्बत और दूसरी और कुछ स्टेट्स ने इसमें शमूलियत अख्तियार की तो ये 69 मेंबर पर मुश्तमिल ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाई जो प्रेजेंट हुई बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 7 मार्च यानी 7/3/1949 और 12 मार्च 1949 को ये पास हो गई। ये जो रेजोल्यूशन थी इसको लैंडमार्क अचीवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में इसलिए समझा जाता रहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इसने आइडियोलॉजिकल बेसिस बयान की ऑफ द पाकिस्तान। इसकी सिग्निफिकेंस इस हवाले से भी अहम है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी इसको प्रीएम्बल के तौर पर 3 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लिया गया, यानी 1956 के भी इसको प्रीएम्बल बना लिया गया, और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसको प्रीएम्बल के तौर पे ले लिया गया, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे प्रीएम्बल के तौर पे ले लिया। एक और फर्दर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि 1985 के अंदर जो ज़ियाउल हक साहब थे उन्होंने इसे सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2A बना दिया। अब मैं आर्टिकल 2A आपके सामने रखता हूं तो आपको इसकी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव, ये आर्टिकल मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि हमारी बहुत सारी डिस्कशन सेंटर अराउंड करेगी इस आर्टिकल के हवाले से।
The principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annexure are hereby made substantive part of the Constitution and shall have effect accordingly. अब अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें इसकी फर्दर सिग्निफिकेंस के हवाले से, तो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने सर्टन ऑब्जेक्टिव्स दे दिए थे, पैरामीटर्स दे दिए थे, सबलाइम प्रिंसिपल दे दिए गए थे कि ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ये फ्रेमवर्क को, इन पैरामीटर्स को, इन गोल्डन प्रिंसिपल्स को और इन ऑब्जेक्टिव्स को हम मद्देनजर रखेंगे। इसीलिए ये बहस भी छिड़ी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रीएम्बल के अंदर 9 कमांडमेंट्स दी गई, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त या उसमें अमेंडमेंट करते वक्त मद्देनजर रखा जाएगा या नहीं जाएगा। और यही डिस्कशन पे ये 5 के 5 क्वेश्चन फार्मुलेट हुए कि आया कि अगर कोई प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपग्नेंट होती है, कंट्राडिक्ट करती है टू दी प्रोविजन ऑफ द प्रीएम्बल, तो क्या वो नल एंड वाइड डिक्लेयर की जा सकती है बाय दी कोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान और नॉट। वो क्या कोई लॉ जो है अगर बनाया जाता है वो रिपग्नेंट होता है टू दी प्रोविजंस ऑफ द प्रीएम्बल, तो उसको हम रिपग्नेंट डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या ये प्रीएम्बल जो है वो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी दिस प्रीएम्बल इज इन द कंट्रोलिंग पोजीशन ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कि ये इसका स्टेटस जो है वो इक्वलेंट टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारी की सारी डिस्कशन हमने करनी है। और फिर एक और डिस्कशन ज़्यादा अहमियत ये इस वजह से भी इख्तियार कर जाती है कि 1985 से पहले इसका स्टेटस प्रीएम्बल का था, ये सब्सटेंटिव पार्ट नहीं थी, लेकिन 1985 के बाद ये सब्सटेंटिव पार्ट बन गई। तो ये क्वेश्चन भी जन्म लिया कि बिफोर बीइंग अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका स्टेटस क्या था, और आफ्टर बिकमिंग अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका स्टेटस क्या था। तो डियर फेलोज, सबसे पहले हम इस हवाले से जो केस डिस्कस करेंगे वो आसमा जिलानी केस है। आसमा जिलानी केस में बेसिकली 200 केस के अंदर जो फाइंडिंग आई थी उसको रिव्यू करना था। जब इसको रिव्यू कर रहे थे तो उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन आ गई इस हवाले से कि आया के प्रीएम्बल जो है वो ग्रैंड नाम है। ग्रैंड नाम कहते हैं बेसिक नाम को जो इम्यूटेबल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या ये इन द कंट्रोलिंग पोजीशन ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो इस हवाले से जो ऑब्जर्वेशन आई तो उससे फर्दर डिस्कशन ब्रोच हो गई। ये जो पहली ऑब्जर्वेशन आई वो ये आई, डिस्कशन ये चल रही थी कि क्या ग्रैंड नाम हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से तलाश करेंगे या इसका ग्रैंड नाम बाहर है, या ग्रैंड नाम हम किसी और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई है इन दी वर्ल्ड इस हवाले से वहां से तलाश करेंगे, या किसी फिलॉसफी से हम लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये आई, हमूदुर रहमान साहब ने, जस्टिस साहब ने ये दी कि इफ अ ग्रैंड नाम इज नेसेसरी फॉर अस, आई डोंट हैव टू लुक टू द वेस्टर्न legal theorist to discover one. Our own grand name is enshrined in our doctrine that the legal sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority exercisable by the people within the limits prescribed by Him is a sacred trust. It is an immutable and unalterable name which was clearly accepted in the objective resolution passed by the Constituent Assembly. अब ये वाली बात जब जस्टिस हमूदुर रहमान साहब ने ये कही, 3-4 चीज़ें की कि हमारा ग्रैंड नाम जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि ऑल द सोवरेंटी बिलोंग्स टू ओवर ऑल द यूनिवर्स, सोवरेंटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी जो इख्तियारात हैं उसको एक्सरसाइज करेंगे रिमेनिंग विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अब इससे इनकरेज होते हुए हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने ज़ियाउर रहमान वर्सेस द स्टेट जो रिपोर्ट हुआ PID 1972 लाहौर पेज 382, इसके अंदर यहाँ तक कह दिया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज अ सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट। जब ये कहा गया कि सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रूमेंट है तो इसका मतलब ये था कि ये कंट्रोलिंग पोजीशन में है। अगर कोई प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ टकराएगी तो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसको जब फर्दर चैलेंज स्टेट ने किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर हमूदुर रहमान साहब ने फिर यहाँ पे वही जज साहब थे तो उन्होंने फर्दर अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अगर
प्रीएम्बल जो है ये सब सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, दैट इज नॉट इन द कंट्रोलिंग पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो उन्होंने रीजनिंग दी वो रीजनिंग ये दी कि चूंकि ये प्रीएम्बल जो है सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो चीज़ जो सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो भले कोई भी हो, वो लॉ ऑफ गॉड हो, लॉ ऑफ नेचर हो, लॉ ऑफ मोरालिटी हो, तो उसकी बुनियाद पर जो है वो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वाइड या स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। अब ये जब ऑब्जर्वेशन आई तो फॉर अ वाइल ये डिस्कशन जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन इससे एक नई डिस्कशन ने जन्म लेना ये शुरू कर दिया। वो डिस्कशन जन्म ये लेना शुरू कर दिया कि जब इन्होंने ये कह दिया कि सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है, तो अगर सब्सटेंटिव पार्ट होती तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो यहाँ पे लोगों ने अब इंटरप्रिटेशन ये करना शुरू कर दी कि चूंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रीएम्बल सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये ग्रैंड नाम नहीं है, ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब जब ये वाली बात हुई तो 1985 के अंदर जब इसे सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया तो एक नई बहस छिड़ गई कि अब चूंकि सब्सटेंटिव पार्ट बन गई है तो अब इसका स्टेटस जो है वो चेंज हो गया है। और इसकी बुनियाद पर, इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दिया गया, जिसके अंदर प्रेसिडेंट को पार्डन का, रिप्रीव का, रिस्पाइट का और रिमिट का जो अख्तियार दिया गया है। इसके अंदर ये कहा गया कि चूंकि प्रेसिडेंट का ये अख्तियार जो है दैट इज रिपग्नेंट टू दी इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कि ये अख्तियार या तो लीगल एयर्स के पास है, ये इख्तियार लीगल एयर्स के पास है कुरान के इंजंक्शन और सुन्ना के इंजंक्शन के मुताबिक। जब इसे चैलेंज किया गया तो इसमें अब ये जो पिटीशन थी इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर जो रीजनिंग दी गई वो बड़ी अहम थी। इसके अंदर जो रीजनिंग दी गई वो 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल थी। पहला उन्होंने ये रीजनिंग दी कि वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप होलिस्टिकली इन अ होल आप उसे रीड करेंगे इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और अगर कोई प्रोविजन जो है वो कंट्राडिक्टरी आती हैं दो आपस में तो उसको हार्मोनाइज करने की जजेस साहबान कोशिश करेंगे इफ पॉसिबल। दूसरा उन्होंने कहा गया कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसकी बुनियाद पर स्ट्राइक डाउन कर दें तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि इसका पर्पस सब्सटेंटिव पार्ट बनाने का ये नहीं था कि इसकी को टच स्टोन बना दिया जाए स्ट्राइक डाउन करने का, बल्कि टू गिव इट अ इक्वल स्टेटस एंड वेटेज था। 4 नंबर पे उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट्स हैं दे आर क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर को नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। मीनिंग देयर बाय के प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंपावर करती हैं जजेस को फैसला देने के लिए, और यही इन्हें क्रिएट करते हैं। तो ये क्रीचर हैं, क्रीचर क्रिएटर यानी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और 5वें नंबर उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन आती है तो उसको हम रेफर करेंगे असेंबली की तरफ और वो वहां पर इसका फैसला होगा। छठे नंबर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 2 जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है और ना ही इसे हम टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी कह सकते हैं। तो इस तरह ये जो पिटीशन थी ये टर्न डाउन कर दी गई। अब अगला एक क्वेश्चन हमारा ये था कि ये तो टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था कि इफ दे बिकम रिपग्नेंट टू द आर्टिकल 2A और इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, क्या कोई लॉ जो है वो अगर आर्टिकल 2A या प्रीएम्बल के रिपग्नेंट आता है तो क्या उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये जो कनीज फातिमा केस है PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 901, इसके अंदर सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 को चैलेंज किया गया। ये सेक्शन आपको मालूम है कि ये बात करता है कि आपने तलाक की सूरत में यूनियन काउंसिल को नोटिस देना है और 3 नोटिस देने हैं और उसके बाद आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 मंथ वो जो है इफेक्टिव होती है। इसको कहा गया कि ये इंजंक्शन कुरानिक और सुन्ना इंजंक्शन के अगेंस्ट है और आर्टिकल 2A के अगेंस्ट है, इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो
फैसला दिया उसके जो फंडामेंटल पॉइंट्स थे वो ये थे। पहला पॉइंट ये था कि आर्टिकल 2A जो है उस दैट इज़ नॉट एनालॉगस टू दी आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 के अंदर ये स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉ जो है इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आता है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। लेकिन इस तरह की वर्डिंग फ्रेजियोलॉजी जो है वो आर्टिकल 2A के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई। दूसरा हमने कहा कि आर्टिकल 199 और 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैटेगोरिकली इम्पावर करता है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आता है तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन ये वाली फ्रेजियोलॉजी आर्टिकल 2A या आर्टिकल 227 के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई। तीसरी उन्होंने बात कही कि जब हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 227 जो है वो इस बात की बात करता है कि अगर कोई लॉ जो है वो अन इस्लामिक है उसको आप यू कैन ब्रिंग इन कन्फॉर्मिटी, लेकिन जो टू दी इस्लामिक इंजेक्शन लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वो इसके अंदर जो पार्ट 9 है वो वाला ही अडॉप्ट करेंगे। मीनिंग देयर बाय इफ समथिंग अपीयर्स टू बी अन इस्लामिक तो आप उसे रेफर करेंगे टू दी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के अंदर। और अगर आपने चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं करेंगे, बल्कि आप इसे चैलेंज करेंगे फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 203D के। ये तो था कनीज फातिमा केस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और अहम केस जो था वो था रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 2015। सुप्रीम कोर्ट और पेज जो था इसका 401 था। इसके अंदर जो जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस से नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग दी उसके अंदर कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात लिखती कि नॉट विद स्टैंडिंग द इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 2A in the constitution whereby the objective resolution had been made a substantive part of the constitution, it neither controlled other provision of the constitution nor could other provision of the constitution be struck down on the ground that they came into conflict with it. Objective resolution is a substantive part of the constitution, could however be used in interpretation of other provision of the constitution in case of doubt. अब इसको समराइज करते हुए अगर सारी बात करें तो जस्टिस फजल करीम साहब ने अपनी बुक जुडिशियल रिव्यू ऑफ पब्लिक एक्शंस के अंदर ये सारी डिस्कशन को समराइज करते हुए बात लिखी कि द पोजीशन thus is that provision of article 2A don't empower the courts to invalidate a provision of the constitution on the ground that it is inconsistent with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इसका जो तरीकाकार दिया गया है वो ये है कि आप या तो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को रेफर करेंगे या फेडरल शरीयत कोर्ट को रेफर करेंगे, वहाँ पे चैलेंज करेंगे। उसका जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट पर जो है वो बकिया कोर्ट्स पर जो है वो बाइंडिंग होगा, और उसको अगर चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल शरीयत बेंच है उसके सामने चैलेंज किया जा सकता है। डियर फेलोज, ये था स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिस पर डिस्कशन मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आज की ये डिस्कशन आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।